Friends, welcome back to next exam 8 PM conducted by आकर्षक एकेडमी। मैं सुभाष कुमार आपको हाइड्रोलिक्स पढ़ा रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग के लिए 4th सेमेस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर इन केस ऑफ अ वर्टिकली सबमर्ज्ड बॉडी इन अ लिक्विड, या फिर वर्टिकली सबमर्ज्ड प्लेन सरफेस इन अ लिक्विड। तो उसका कहने का मतलब हमारा ये था कि लास्ट क्लास में हमने एक बॉडी मानी थी जो कि वर्टिकली इस तरह से सबमर्ज थी, और इसकी सी जी थी और दैट इज जी, और एक पॉइंट पी था, और जी का हाइट यहाँ से एच बार था, और ये पी का हाइट हमने एच स्टार माना था। ठीक है, एच स्टार। इस P पे और एक फोर्स लगता था जो कि प्रेशर फोर्स लगता था, प्रेशर फोर्स F लगता था, और ये F इजिकल टू था F इजिकल टू रो जी ए एच बार। ठीक है, ये और P पे जो फोर्स लगता था वो रो जी एच बार था, और ये जो एच स्टार था हमारा, वो एच स्टार की वैल्यू हम निकालते थे एच बार प्लस आई जी डिवाइडेड बाई ए एच बार, जहाँ पे आई जी क्या था? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सी जी, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हमने लास्ट क्लास में डिराइव किए थे, जिसमें हमने क्या बोला था कि ये वर्टिकली सबमर्ज्ड बॉडी है। ठीक है, अब वर्टिकली सबमर्ज्ड बॉडी दैट मीन्स कि अगर आप इसको विजुअल देखो तो जैसे मान लेते ये फ़ोन है। ठीक है, ये फ़ोन पानी में डूबा हुआ है, ठीक ना? तो ये ऐसे है या फिर ऐसे है, वर्टिकली सबमर्ज्ड है। अब अगर ये वर्टिकली सबमर्ज्ड है तो यहाँ तक हम मानते हैं कि किसी एक पॉइंट पे, जैसे यहाँ इस पूरे बॉडी पे प्रेशर लग रहा है, लेकिन अगर उस प्रेशर का हम एक रिजल्टेंट फाइंड करें, ठीक है, कि अगर हम ऐसा कहना चाहें कि ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या होगा जिसपे कि ये पूरे प्रेशर का एक रिजल्टेंट, मतलब एज अ फोर्स अगर हम उसको कंसीडर करें, तो उसका डेफिनेटली एक पॉइंट होगा जहाँ पे वो रिजल्टेंट लग रहा होगा। तो ये पॉइंट कौन सा था? पी था। ये पॉइंट पी था और रिजल्टेंट एफ लग रहा था। अब आपको थोड़ा सा मे भी कन्फ्यूजन हो सकता है कि आप बोलोगे कि सर प्रेशर तो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, लिक्विड का प्रेशर पानी में डूबा है तो हमेशा ऊपर का प्रेशर लगेगा, लेकिन हम याद होगा कि बताए थे, और एक लॉ बताए थे, दैट इज पास्कल्स लॉ, जिसमें हम क्या बोले थे? जो प्रेशर यहाँ लगेगा P, वही प्रेशर यहाँ भी P लगेगा। ठीक है, तो मतलब जो प्रेशर यहाँ पे P लगेगा वही प्रेशर यहाँ पे भी P लगेगा। मतलब ऐसे इस डायरेक्शन में भी जो प्रेशर, ये इस पॉइंट पे जो प्रेशर P लगेगा वही प्रेशर यहाँ भी P लगेगा, और वो P कितना होगा? रो जी एच बार के, मतलब यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो रो जी P कितना होगा? रो जी एच बार के बराबर। ठीक है, और इसको हम लोग A से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये फोर्स निकल जाता है। ठीक है, एरिया से मल्टीप्लाई कर देते तो ये F निकल जाता है। फिर हमने कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वेट किया था, दो अलग अलग केसेस लेके। ठीक है, एक इस रिजल्टेंट फोर्स के का केस लिया था, और दूसरा एक स्ट्रिप वाला केस लिया था। दोनों केस लेके हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वेट करके ये हाइट एच स्टार निकाला था, जहाँ पे कि ये पर्टिकुलर फोर्स एक्ट कर रहा है एज अ रिजल्टेंट फोर्स। अब अगर ये, मतलब जैसे मान लेते हैं ये तो ऐसे वर्टिकली था, ऐसे मतलब इस ऐसे था, लेकिन अगर यही चीज़ ऐसे अगर इसको घुमा दिया जाए, ठीक है, 90 डिग्री से रोटेट कर देते हैं, अब ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल हो गया। अब ये जो पॉइंट P था, यहाँ पे जो पॉइंट P था, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे P था, ये घुमा तो क्या हो गया कि पहले यहाँ पे पॉइंट G था, और यहाँ पे G था, यहाँ पे P था। ठीक है, यहाँ पे G था, यहाँ पे P था, और हमने इसको ऐसे घुमाया तो अब क्या हो गया? G और P दोनों एक ही लाइन में हो गए। ठीक है, तो मतलब जो प्रेशर यहाँ पे P इजिकल टू रो जी एच G पे लग रहा है, वहीं P इजिकल टू रो जी एच P पे भी लग रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है। तो इन केस ऑफ अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन सबमर्ज्ड इन लिक्विड बोलेंगे तो H इजिकल टू एच स्टार हो जाएगा, सॉरी H बार इजिकल टू एच स्टार हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं दिखाऊंगा। मतलब ये हॉरिजॉन्टल का केस होगा, और इसको अगर थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं तो ये इंक्लाइन का केस होगा, जो कि ये एंगल बनाएगा इस सरफेस के साथ ऐसे। ठीक है, तो इंक्लाइन पे कितना लगेगा, हॉरिजॉन्टल पे कितना लगेगा, नेक्स्ट हम ये देखेंगे। ठीक ना?
तो होपफुली आपको विजुअल समझ में आए होंगे थोड़ा बहुत देख के। अब मैं इसको आगे करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट क्लास में हमने वर्टिकली सबमर्ज्ड बॉडी के बारे में पढ़ा था, आज पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टली सबमर्ज्ड बॉडी और इंक्लाइंड के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टली के बारे में। केस 2, पहला केस हमने वो देखा था, दूसरा केस देखते हैं हॉरिजॉन्टल सबमर्ज्ड बॉडी, हॉरिजॉन्टल सबमर्ज्ड बॉडी, या फिर बॉडी की जगह पे इट विल बी बेटर इफ यू राइट प्लेन सरफेस, सबमर्ज्ड प्लेन सरफेस इन अ लिक्विड। तो मान लेते ये कोई लिक्विड था और यहाँ पे अब जो मतलब उसी फोन को जो हमने देखा था उसी को लेते हैं और यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका सेंटर, अगर ये फ़ोन ऐसे रहता, अगर ये ऐसे रहता तो यहाँ पे इसका जी होता मिड पॉइंट पे और यहाँ पे कहीं पे पी होता, लेकिन इसको घुमाएंगे तो जो जी होगा और पी होगा ऐसे होगा, मतलब यहाँ पे जी होगा और यहाँ पे पी होगा। अब दोनों की हाइट यहाँ से सेम है, ठीक है। तो ये एच बार थी और ये एच स्टार थी। तो यहाँ पे इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टली सबमर्ज्ड बॉडी क्या होगा कि एच बार इज इक्वल टू एच स्टार, ठीक है। एच बार इज इक्वल टू एच स्टार, ए फिजिकल टू क्या होगा रो जी ए एच बार, ठीक है। तो रो जी एच बार एज इट इज जो पहले आ रहा था हमारा ए फिजिकल टू रो जी, तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं के फिजिकल टू ये पी इजिकल टू रो जी एच होता है, उसको हमने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स आ गया ए फिजिकल टू रो जी एच, और एच स्टार इजिकल टू इस केस में क्या होगा एच बार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वी डोंट नीड एनी डेरिवेशन हियर, सो वी कैन डायरेक्टली राइट टोटल प्रेशर यहाँ पे लिख सकते हैं, टोटल प्रेशर ए फिजिकल टू एंड सी ओ पी सेंटर ऑफ प्रेशर एच स्टार इजिकल टू ये, तो ये होगा केस आपका सबमर्ज्ड बॉडी का, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं टिल्टेड बॉडी, दैट इज इंक्लाइंड बॉडी, ठीक है। तो देखते हैं इंक्लाइंड बॉडी वाला केस। इंक्लाइन बॉडी का केस देखते हैं। तो टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर, टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर, सीओपी मैंने बोला था कि मैं जहाँ कहीं भी सेंटर ऑफ प्रेशर आएगा मैं सीओपी लिखूंगा, ठीक है। सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन surface submerged in a liquid, plane surface submerged in a liquid, ठीक है। लिक्विड को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लाइक यू लिखा, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड एंड लेट कंसीडर दिस इज अ फ्री surface of liquid, we will and this is an inclined plane. This is an inclined plane where G is the center of gravity, that is CG, and we denote it from G, capital G, and this is P where center of pressure acts, ठीक है। तो we will denote this okay, तो this is P, okay, and यहाँ से इस लाइन को एक्सटेंड करते ये एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो हाइट होगा ये एच बार होगा, ये एच बार होगा, ठीक है। और ये जो फोर्स मतलब जहाँ पे ये फोर्स एक्ट कर रहा है, जहाँ पे एफ एक्ट कर रहा है, ये एच स्टार होगा। तो हमको यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट करना है, तो पहला कि एफ का वैल्यू कैलकुलेट करना है, एफ इक्वल टू व्हाट,
एंड एच स्टार इक्वल टू वॉट। ठीक है, तो ये हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है। कुछ यहाँ पे हमको कंसिडरेशन भी करना पड़ेगा। तो जैसे कि एक अगर इस चीज़ को ऐसे हम दूसरे व्यू में देखें, ठीक है, तो ये एक प्लेन ऐसा है, ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई स्ट्रिप मान लेते हैं, ठीक है, स्ट्रिप। तो ये अगर एच हाइट पे मानते हैं, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक एच हाइट पे मानते हैं स्ट्रिप, तो ये कितना होगा, डी एच इसकी थिकनेस हो जाएगी। तो मतलब अगर ये इसको दूसरे व्यू में देखेंगे तो इसकी थिकनेस कितनी है, डी एच है, डी एच है, और विड्थ कितनी होगी, तो बी इसकी विड्थ होगी, ठीक है, बी इसकी विड्थ होगी। एरिया कितनी होगी, तो इस स्ट्रिप की एरिया डी ए होगी और टोटल एरिया कितना होगा, ए होगा, ठीक है। स्ट्रिप की एरिया डी ए होगी, टोटल एरिया डी। अब इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना फोर्स लगेगा, तो ऐसे फोर्स जो लगेगा वो ऐसे इस पे डी एफ लगेगा, ठीक है। तो ये फोर्स इस पे डी एफ लगेगा। अब ये डी एफ कितना होगा वो हम कैलकुलेट करके अगर इंटीग्रेट कर दे इस डी एफ को, तो हमारा काम शायद बन जाएगा, ठीक है। अगर डी एफ को कैलकुलेट करके और हम इंटीग्रेट कर दे लास्ट, मतलब वर्टिकली सबमर्ज्ड बॉडी में भी हमने यही किया था कि ये डी एफ निकाल के इस स्ट्रिप पे और इसको कैलकुलेट किया था। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, डी एफ निकाल के उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो शायद हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब क्या देखते हैं हम कि ये चूँकि इंक्लाइन बॉडी है, तो हो सकता है कुछ वैल्यूज़ हमें डायरेक्टली ना मिले, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे सबसे पहले हम एक मतलब परपेंडिकुलर मानते हैं ओ एक्सिस, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जो हमारा ये केस था, इसमें बॉडी कैसा था, ऐसे था, और ये परपेंडिकुलर लाइन था, तो हमें चीज़ें आसान हो गई थी, डायरेक्टली मतलब इस एच से मल्टीप्लाई कर देते थे हम लोग मोमेंट निकालने के लिए। लेकिन यहाँ चूंकि एंगल में है तो डायरेक्टली तो हम मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि जो भी मल्टीप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर से, तो हम इसी कारण यहाँ पे एक परपेंडिकुलर एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर। अब क्या हो गया कि हमारा काम इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट निकालना आसान हो गया, ठीक है। अब अगर हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट निकाल कर और सारे को एच में कन्वर्ट कर दे तो शायद हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा कंसिडरेशन है, तो लिखते हैं कंसीडर एन इंक्लाइन प्लेन, कंसीडर एन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन, कंसीडर एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ एरिया ए, ऑफ एरिया ए submerged in a liquid, submerged in a liquid. The inclination of plane, the inclination of plane is theta with the free liquid surface। तो फ्री लिक्विड सरफेस, जो ये हमारा फ्री लिक्विड सरफेस है, इससे और थीटा एंगल ये बना रहा है। तो यहाँ तक हमने लिख दिया। अब यहाँ पे कुछ नोटेशंस हैं, देन लेट क्या क्या मानते हैं। तो ए बराबर टोटल एरिया ऑफ इंक्लाइन सरफेस, ए इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ इंक्लाइंड सरफेस, ठीक है, ए इक्वल टू टोटल एरिया इंक्लाइंड सरफेस। उसके बाद एच बार इक्वल टू डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इंक्लाइंड सरफेस, inclined surface from free liquid surface, ठीक है। और उसके बाद एच बार के बाद एच स्टार डेप्थ ऑफ
सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ इंक्लाइन सरफेस फ्रॉम फ्री लिक्विड सरफेस, ठीक है। तो ये हमारे, उसके बाद एक और था थीटा, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ इंक्लाइंड सरफेस with free liquid surface, ठीक है। तो ये हमारे 4 और नोटेशंस हो गए। अब क्या करते हैं हम कि एक यहाँ पे एक एक्सिस मानते हैं, तो हम लोग डेरिवेशन में इस बात को क्लियरली लिखेंगे कि कंसीडर एन एक्सिस ओ विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंक्लाइन सरफेस। तो हम लोग लिखेंगे कंसीडर एन एक्सिस ओ विच इज परपेंडिकुलर टू, कंसीडर एन एक्सिस ओ विच इज परपेंडिकुलर टू, विच इज परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, to the plane of plane inclined surface, inclined surface with the at the free surface of liquid, ठीक है। तो ये हमारा कंसिडरेशन हो गया एक्सिस के अबाउट। तो अब यहाँ से ये डिस्टेंस जो एक्सिस के अबाउट, ये जो एलिमेंट कंसीडर एन एलिमेंट लिखता है, कंसीडर एन एलिमेंट, कंसीडर an element of area dA and consider at dA, consider area, element of area dA at depth h from free surface, then y क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ y surface at y distance at h from free surface and at y distance from axis o, ठीक है। मतलब कहने का क्या हुआ कि एक हमने एलिमेंट माना जिसकी कि एरिया dA है, ठीक है, और ये यहाँ से h डिस्टेंस पे है, दैट इज फ्री सरफेस पे, और इस एक्सिस से y डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये हमने मान लिया। तो यहाँ पे y बार इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ
CG मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लेन सरफेस फ्रॉम एक्सिस ओ, ठीक है। तो एंड y बार निकल गया, तो y स्टार क्या होगा हमारा, डिस्टेंस ऑफ COP ऑफ प्लेन सरफेस फ्रॉम एक्सिस ओ, ठीक है। तो ये हमारे सारे कंसिडरेशन हो गए, जितने भी कंसिडरेशन हमने मानने थे वो हमने मान लिया। अब यहाँ पे क्या करते थे हम कि इस पॉइंट पे पर्टिकुलर प्रेशर इंटेंसिटी पहले निकालते थे, उसके बाद उस प्रेशर इंटेंसिटी को उसके एरिया से मल्टीप्लाई करते थे तो फोर्स आता था, DF की वैल्यू आती थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेशर इंटेंसिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं प्रेशर इंटेंसिटी ऑन द स्ट्रिप, प्रेशर इंटेंसिटी ऑन द स्ट्रिप कितना होगा। तो हम जानते हैं कि प्रेशर इंटेंसिटी अगर हाइट h है तो ρgh होता है, तो इज इक्वल टू ρgh होता है, ठीक है। अब अगर प्रेशर इंटेंसिटी ρgh हुआ, एरिया dA आपको पता है, तो ये फोर्स कितना होगा, फोर्स या फिर टोटल प्रेशर कह सकते हैं या प्रेशर फोर्स कह सकते हैं। तो प्रेशर फोर्स ऑन स्ट्रिप, तो प्रेशर फोर्स ऑन स्ट्रिप कितना होगा, तो DF होगा, ठीक है। और ये DF कितना होगा, तो ये प्रेशर इंटेंसिटी यानी प्रेशर इनटू एरिया करेंगे, ठीक है। तो प्रेशर कितना था, ρgh था हमारा, और एरिया कितना है, DA, ठीक है। तो DF इक्वल टू ρgh इंटू DA है। अब क्या करेंगे हम, ठीक है, कि इस H को मतलब एक्चुअली यहाँ पे डायरेक्टली इंटीग्रेट भी करेंगे तो H इंटू DA हमारा इंटीग्रेशन ऑफ होगा, ठीक है, HDA। तो यहाँ पे HDA को हम, चूंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो हमको क्या परपेंडिकुलर चाहिए था, किसी मतलब जगह से परपेंडिकुलर चाहिए था, तो हमने वो एक्सिस माना। तो अब हम y के टर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो y के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन है, मतलब एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस h है, ये डिस्टेंस h है, ये y है और ये थीटा है, ठीक है। तो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज h बटा y। तो h इक्वल टू y साइन थीटा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो DF इक्वल टू ρgh की जगह पे y साइन थीटा, ठीक है, और इंटू DA। अब देखिए ये साइन थीटा, चूंकि थीटा ये एक फिक्स इंक्लाइन प्लेन है, तो थीटा वेरी नहीं कर रहा है, मतलब थीटा कांस्टेंट है, तो साइन थीटा को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग एबव इक्वेशन देन DF इज इक्वल टू, रो को हम बाहर निकालेंगे, जी को बाहर निकालेंगे, साइन थीटा को बाहर निकालेंगे, ये सब कांस्टेंट है, तो y इंटू DA होगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो F आएगा और ρg साइन थीटा इंटू y इंटू DA। अब अगर y इंटू DA को बोलेंगे तो इस एक्सिस के अबाउट, ओ एक्सिस के अबाउट DA इसका एरिया था और y इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ एरिया होता है, मोमेंट ऑफ एरिया इस स्ट्रिप का y इंटू DA है। लेकिन अगर इस मोमेंट ऑफ एरिया को हम इंटीग्रेट करें तो पूरे सरफेस का मोमेंट ऑफ एरिया निकल जाएगा,
तो ये पूरे उस सरफेस का, ये पूरे सरफेस का मोमेंट ऑफ एरिया हुआ। तो इसको मोमेंट ऑफ एरिया को जहाँ पे कि y इंटू डी ए इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ एरिया या मोमेंट ऑफ सरफेस एरिया कहिए, सरफेस एरिया ऑफ इंक्लाइन प्लेन, ऑफ प्लेन सरफेस बोलिए, ऑफ प्लेन सरफेस, जो कि आल्सो इक्वल टू होगा ए वाई बार के, ए इंटू वाई बार के। ठीक है, क्योंकि क्या करते हैं कि जो हमारा एक्चुअल मोमेंट ऑफ ये सरफेस एरिया होता है उसको क्या करते हैं कि हम इस सी जी से वाई बार डिस्टेंस पे, वाई बार हमने कंसीडर किया था, ड्रॉ नहीं किया, मतलब लिखवाया था, वाई बार डिस्टेंस पे इस पूरे एरिया को मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमारा मोमेंट ऑफ एरिया निकलता है। ठीक है, मोमेंट ऑफ सरफेस एरिया। तो y इंटू डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी ए को हम डायरेक्टली ए वाई बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो एफ बिकम्स रो जी साइन थीटा इंटू ए वाई बार। अब देखिए यहाँ पे हमारा वो एच बार था और ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक वाई बार था। ठीक है, इसको हम लिखा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक वाई बार था। ये लाइन अगर हमने मिटा दिया, ठीक है, तो एच बार डिवाइडेड बाई वाई बार साइन थीटा इक्वल टू एच बार डिवाइडेड बाई वाई बार, तो वाई बार साइन थीटा इक्वल टू एच बार लिख सकते हैं, एच बार। ठीक है, तो यहाँ पे हम वाई बार भी है और साइन थीटा भी है, तो इसके जगह पे एच बार लिखेंगे तो रो जी ए एच बार, तो हमारा एफ इज इक्वल टू आ गया, दैट मीन्स एफ इज इक्वल टू रो जी ए एच बार। ये क्या हो गया कि पहले वाला ही आ गया, पहले भी यही आ रहा था, मतलब कि प्रेशर फोर्स इंटेंसिटी जो वो ये जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, वो हमारा तीनों केस में सेम ही होगा, दैट इज रो जी ए एच बार। वर्टिकल के केस में भी यही आया था, हॉरिजॉन्टल के केस में भी यही आया था, इंक्लाइन के भी केस में यही आ रहा है। दैट मीन्स कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ बॉडी। ठीक है, ये मतलब इसको फर्क नहीं पड़ता है कि बॉडी हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है कि इंक्लाइन है, भाई ये तो उतना ही फोर्स लगाएगा चाहे आप बॉडी को किसी भी शेप में रखो। ठीक है, तो ये टोटल प्रेशर जो होता है वो टोटल प्रेशर बॉडी के इंक्लाइनेशन से फ्री होता है, मतलब कि इसको कैसे भी आप रखोगे वो फोर्स उतना ही लगेगा। तो ये बात हमारा निष्कर्ष निकल के आया। अब देखते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के लिए हम क्या करते थे कि एक मैकेनिक्स का वैगनस थ्योरम था जो कि कहता था कि एक रिजल्टेंट फोर्स को अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो उसका मोमेंट निकालता है, या फिर अगर छोटे छोटे बहुत सारे फोर्स लगे हो F1 F2 F3 और वो डिस्टेंस y1 y2 y3 पे ऐसे ऐसे लगे हो, तो सारे का मोमेंट अगर हम अलग अलग निकाल के जोड़ दें या फिर उस रिजल्टेंट का मोमेंट निकालें, दैट इज एफ आर इंटू y इज इक्वल टू F1 y1 प्लस F2 y2 प्लस F3 डॉट डॉट था, यानी सिग्मा Fi yi, जहाँ पे i इक्वल टू 1 to n होता है। तो ये हमारा एफ रिजल्टेंट इंटू वाई इजिकल टू, तो ये हमारा वैगनस थ्योरम कहता था। मतलब इसका कहने का ये हुआ कि अगर जो रिजल्टेंट फोर्स निकल रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या निकला था, एफ इजिकल टू रो जी ए एच बार। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स निकला था और जिस पॉइंट पे लगा था, तो वो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ लगेगा तो हम पहले ही बता देते, जिस पॉइंट पे वो रिजल्टेंट फोर्स जहाँ पे लगेगा उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं, उसको एच स्टार से डिनोट करते हैं। और यही एच स्टार की वैल्यू हमको फाइंड करनी कि ये कहाँ लगेगा। मतलब कि अगर एफ जो था हमारा एफ इंटू
एच स्टार करे तो ये इक्वल किसके होगा, तो ये जो छोटे छोटे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, तो इस पर तो आप बोलोगे कि सर इस पर तो कोई छोटे छोटे फोर्स नहीं लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमने क्या माना था, एक फोर्स डीएफ लग रहा था जो कि हमारे एलिमेंट पे लग रहा था। अगर उस डीएफ को हम इंटीग्रेट करते हैं तो बात वहीं आती है कि हमने छोटे छोटे फोर्स को या तो इंटीग्रेट करके एक मतलब पूरे सरफेस के लिए डिफाइन किया, तो इस छोटे फोर्स दैट इज जो डीएफ लग रहा है वो डीए एरिया पे लग रहा है, ठीक है, और ये फोर्स जो डीए एरिया पे लग रहा है वो वाई डिस्टेंस पे मोमेंट बनाएगा, ठीक है, और इस वाई डिस्टेंस पे जो मोमेंट बना रहा है इसको अगर हम इंटीग्रेट करके निकालें तो हमारा इसके बराबर होगा, मतलब इस मोमेंट के बराबर होगा। तो यही कहता है वैगनस थ्योरम। तो ये आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो प्रेशर फोर्स कितना होगा स्ट्रिप डीए पे, प्रेशर फोर्स ऑन स्ट्रिप इक्वल टू, तो डीए मतलब कितना होगा, रो जी एच इंटू डी ए निकल रहा था ना हमारा, यही फोर्स निकाले थे ना हम, रो जी एच इंटू डी ए। यहाँ पे हमने प्रेशर कितना आया था, रो जी एच आया था और इस पे डी ए, ठीक है। तो अगर मोमेंट इस स्ट्रिप पे निकाले तो मोमेंट कितना आएगा, तो एच के जगह पे वाई साइन थीटा भी लिख सकते हैं, तो रो जी वाई साइन थीटा इंटू डी ए, इसको वाई साइन थीटा के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होगा हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स डी एफ ऑफ, ये डी एफ की वैल्यू थी, स्ट्रिप डी एफ इक्वल टू ये था, ठीक है, डी एफ इक्वल टू, तो मोमेंट ऑफ फोर्स डी एफ अबाउट एक्सिस ओ ओ, ठीक है। तो एक्सिस ओ डी एफ मतलब डी एफ इस पे लग रहा था, तो मोमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऑलरेडी हमारा फोर्स इतना है, ठीक है, ऑलरेडी हमारे फोर्स की वैल्यू ये है, तो इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मोमेंट को अगर हम फाइंड करें, अगर मान लेते हैं इसको हम डीएम से ये करते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं, क्योंकि एलिमेंटल है तो मोमेंट भी एलिमेंटल ही होगा। तो डीएम इक्वल टू क्या होगा, रो जी वाई साइन थीटा इंटू डी ए, ये तो हमारा इतना फोर्स हो गया था, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो डिस्टेंस से वाई से, तो अब क्या हो गया, रो जी वाई स्क्वायर साइन थीटा डी ए, ठीक है, और ये डी एम हो गया। अगर अब मोमेंट हम फाइंड करें तो दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो एम जो आएगा मोमेंट इक्वल टू वो क्या आएगा, रो जी बाहर निकल जाएगा क्योंकि रो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, और एक चीज़ कांस्टेंट क्या है, तो साइन थीटा कांस्टेंट है, ठीक है, और ये बच जाएगा क्या, वाई स्क्वायर डी ए जो रह जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर। वाई स्क्वायर डी ए को हम लोग क्या मानते थे, ठीक है, तो वाई स्क्वायर डी ए को हम लोग मानते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वाई स्क्वायर डी ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया बोलते थे, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, या फिर क्या बोलते थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन सरफेस, ऑफ प्लेन सरफेस अबाउट एक्सिस ओ ओ, ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ, तो इसको हम डिनोट करते हैं आई नोट से, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई नोट से डिनोट करते हैं, तो ये पूरे टर्म का वैल्यू मैं आई नोट लिख देता हूँ। तो एम इक्वल टू क्या हो गया, रो जी साइन थीटा इंटू आई नोट, ठीक है। ये जो था हमारा रो जी साइन थीटा इंटू आई नोट, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, तो हम पहले जो बताए थे कि एक फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स होता है हमारा, ठीक है, वो
कितना मोमेंट लगाएगा, तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स F लग रहा था, ठीक है, ये F लग रहा था और ये कितने डिस्टेंस पे था, तो ये हमारा y स्टार डिस्टेंस पे था इस एक्सिस से, ठीक है, ये हमारा y स्टार डिस्टेंस पे था। और तो F इंटू वाई स्टार करेंगे, दैट इज F, ये F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस y स्टार करेंगे तो ये भी मोमेंट ही निकलेगा, तो ये रिजल्टेंट मोमेंट होगा। तो हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, ठीक है, मोमेंट ऑफ टोटल फोर्स, मोमेंट ऑफ टोटल फोर्स, मोमेंट ऑफ टोटल फोर्स F अबाउट O, टोटल फोर्स F अबाउट OO, मतलब एक्सिस OO विल बी इज इक्वल टू F इंटू वाई स्टार, ठीक है, F इंटू वाई स्टार हो जाएगा। और ये मोमेंट ऑफ टोटल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, तो अब लिख सकते हैं ये जो था इसको ऐसे लिखते हैं, मोमेंट ऑफ टोटल फोर्स, टोटल फोर्स F अबाउट O, अबाउट OO, ये इक्वल टू होगा किसके, तो सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट, सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट O, ठीक है। तो ऑल फोर्सेस समेशन कितना हुआ, तो चूंकि हमने इंटीग्रेशन ऑलरेडी कर दिया तो ये समेशन के बराबर ही होगा, ठीक है। तो मतलब कि अब ये जो हमने निकाला और ये निकाला दोनों इक्वल होगा, ठीक है, तो इक्वल होगा तो हम इक्वेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये इसको लिखेंगे F इंटू वाई स्टार, ठीक है, इज इक्वल टू ये लिखेंगे रो जी साइन थीटा इंटू आई नोट, ठीक है। और F का वैल्यू ऑलरेडी हमने सबसे स्टार्टिंग में ही निकाला था, F इजिकल टू रो जी ए एच बार, रो जी ए एच बार इंटू वाई स्टार, ठीक है, इज इक्वल टू रो जी साइन थीटा आई नोट। ये रो जी से रो जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, रो जी से रो जी कैंसिल हो जाएगा और ये वाई स्टार इजिकल टू आएगा हमारा साइन थीटा आई नोट डिवाइडेड बाई ए एच बार, ठीक है, साइन थीटा आई नोट डिवाइडेड बाई ए एच बार, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ वाई स्टार को एक्चुअली हमको वाई स्टार नहीं फाइंड करना, हमको क्या फाइंड करना, एच स्टार, ठीक है। तो हमारा ट्रायंगल जो था वो कैसे था, ऐसे था, जहाँ पे कि ये वैल्यू एच स्टार है और ये वैल्यू वाई स्टार है और ये थीटा है। तो साइन थीटा इक्वल टू हम क्या लिखते थे, एच स्टार डिवाइडेड बाई वाई स्टार। तो वाई स्टार को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वाई स्टार को एच स्टार डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे वाई स्टार को हम कन्वर्ट करते हैं एच स्टार डिवाइडेड बाई साइन थीटा में, तो इसको कन्वर्ट करेंगे, दैट इज एच स्टार डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा आई नोट डिवाइडेड बाई ए एच बार, ठीक है। तो अब यहाँ से थोड़ा मोर और क्लियर हो जाएगा कि एच स्टार डायरेक्टली हम निकालेंगे, एच स्टार इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा आई नोट प्लस ए एच बार। तो आप बोलोगे सर ये आई नोट अब कैसे निकालेंगे, क्योंकि आई नोट तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है नहीं, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ये मतलब सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट तो है नहीं कि हमको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट है। और हमको क्या अब तक हमने पढ़ा था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में डिफरेंट शेप्स का हम लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे कि ट्रायंगल का BH/12 होता है, ऐसे करके बहुत सारे मतलब शेप्स का जानते हैं हम लोग
मैकेनिक्स में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम मतलब आई नोट के लिए एक थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। वो थ्योरम क्या होगा, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम होगा, ठीक है। वो थ्योरम पैरेलल एक्सिस थ्योरम होगा और आई नोट इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। Now from parallel axis theorem, from parallel axis theorem, ठीक है। Now from parallel axis theorem, I naught is equal to IG plus ay बार का स्क्वायर, ठीक है। ये हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से जानते हैं। अब ये कैसे जानते हैं, तो हम जानते थे कि जैसे किसी भी बॉडी का जैसे मान लेते हैं ये कोई सर्किल है, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे, तो पाई 4/64 निकालते थे, ठीक है। पाई 4/64 इसके अबाउट जब अगर ये बॉडी घूम रहा है तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे, ठीक है। लेकिन अगर यहीं कभी कभी बोल देता था कि इसका एक एक्सिस यहाँ पे है और उसके अबाउट निकालना है, तो हम क्या करते थे कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट जितना होता था हमारा प्लस AR² लिखते थे, ठीक है। AR² लिखते थे, या फिर अगर ये एक्सिस यहाँ पे है और यहाँ से दोनों की डिस्टेंस बीच की मतलब जैसे ऐसे है, ठीक है, ऐसे है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक R है, ठीक है, कैपिटल R है और ये स्मॉल r है। तो मान लेते हैं ये D है इसका डायमीटर, तो पाई d क्या करते थे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस प्लस ए इंटू ये एक्सिस का मतलब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस का स्क्वायर करते थे। तो ये हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता था। यहाँ पे हमने सेम चीज़ किया है, ठीक है। क्या किया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी G के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, ठीक है। और उसको हमने ऐड किया किससे, तो एरिया इंटू y² से। y क्या था, तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस था इस एक्सिस से, ओ एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो ओ एक्सिस से ये इसकी डिस्टेंस थे, ठीक है। तो आई नॉट की जगह पे इसको पुट करते हैं तो हमारा H* का वैल्यू आ जाएगा, कितना आएगा, sin A² थीटा इंटू डिवाइडेड बाई AH बार कर देता हूँ और आई नॉट की जगह पे IG प्लस AY बार का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ फिर से y बार इक्वल टू क्या होगा, ये H बार था, ये y बार था, ठीक है। तो फिर से y बार अगर निकालेंगे तो H बार बाई साइन थीटा आएगा, ठीक है। तो y बार इक्वल टू H बार बाई साइन थीटा हम लिखेंगे, तो इक्वल टू साइन A² थीटा डिवाइडेड बाई AH बार इक्वल टू इंटू IG प्लस ये A इंटू वाई बार की जगह पे H बार, तो स्क्वायर है तो H बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन A² थीटा, ठीक है। ये इतना आ गया। अब ये इतना आ गया तो इसको अब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन रह गया, अब कुछ भी नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, तो साइन A² थीटा AH बार इंटू IG प्लस ये साइन A² थीटा AH बार इंटू AH बार का स्क्वायर प्लस साइन A² थीटा। इस साइन A² थीटा साइन A² A से A गया, H बार से स्क्वायर था तो 1 गया, तो बच गया यहाँ पे सिर्फ ये पूरे टर्म में सिर्फ H बार बचा। तो हम इस H बार को पहले लिखते हैं प्लस IG बटा AH बार, ये पहले भी इतना आ रहा था, इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म क्या बचा, ये साइन A² थीटा, ठीक है। तो ये H* का वैल्यू आ गया हमारा इतना, ठीक है। ये इतना आ गया हमारा वैल्यू H* का। अब इसमें क्या देखते हैं कि
अगर ये थीटा इजकल टू 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, इफ़ थीटा इजकल टू 90 डिग्री, तो हम लिखेंगे सॉरी हाँ, इफ़ थीटा इजकल टू 90 डिग्री देन साइन थीटा इजकल टू क्या होगा, साइन थीटा इजकल टू 1, मतलब साइन स्क्वायर थीटा भी 1 ही होगा। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन थीटा इजकल टू 1 एंड एच स्टार इजकल टू एच बार डिवाइडेड बाई एच बार प्लस आई जी डिवाइडेड बाई ए एच बार, ठीक है, एच बार डिवाइडेड बाई प्लस आई जी डिवाइडेड बाई एच बार। और ये किसके लिए था, वर्टिकल के केस के लिए था। क्यों हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा सा इसको हम और एक्सप्लेन करते हैं। ये बॉडी हमारा कैसे था, ये ऐसे था, ठीक है। अब इसको हमने 90 डिग्री से, मतलब ये थीटा इजकल टू 90 डिग्री मान लिया, तो ये जब थीटा 90 डिग्री होगा तो ये बॉडी कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। और ये जब ऐसे होगा तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, और मान लेते ये बॉडी ऐसा हो गया, तो यहाँ पे एंगल कितना बना, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, यानी वर्टिकल वाला केस आ गया। वर्टिकल वाला केस आया तो क्या हमारा इक्वेशन बना था, तो मैंने स्टार्टिंग में क्लास में बोला था कि मैं चाहूँ तो एक ही इक्वेशन से तीनों इक्वेशन डिराइव कर सकता हूँ, बट चूँकि आपको डिप्लोमा लेवल पे पढ़ना है इसलिए अलग अलग में इक्वेशन, तो वो पहला जो मैंने वर्टिकल के लिए किया वो मुझे एक्चुअल में मैं नहीं भी करता, और यहाँ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पुट करके चाहता तो कर सकता था, ठीक है, ऐसे करके। तो ये हमारा था वर्टिकल वाला केस। दूसरा अगर हम मानते हैं केस 2, केस 1 इसको मानते हैं, और दूसरा केस 2, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री देन साइन थीटा बराबर 0, साइन थीटा इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो एच स्टार इक्वल टू एच बार बच जाएगा सिर्फ, हाँ। अब ये वैल्यू हमने क्या किया कि इसको 0 कर दिया, मतलब 0 कर दिया, इसके साथ ये एंगल 0 बना रहा है, मतलब कि ये लाइन पैरेलल है। अब ये हॉरिजॉन्टल वाला केस आ गया। क्या मैंने बताया था कि एच बार इक्वल टू एच स्टार होता है, एच बार इक्वल टू एच स्टार हमारा कंडीशन बता रहा है, ठीक है, एच बार इक्वल टू एच स्टार। तो होपफुली आपको अब चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई होंगी कि वहाँ पे मतलब सिर्फ एक इक्वेशन भी अगर सिर्फ इसको भी याद रखें तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। थीटा का वैल्यू आप पुट करते रहो, आपको आंसर आता रहेगा। तो ये था हमारा सेंटर फॉर टोटल प्रेशर एंड सेंटर प्रेशर ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन सरफेस सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड। तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक से रिलेटेड, मतलब ये टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। और एक बच्चे ने कमेंट किया था, मैंने कमेंट देखा था कि उसको कर्व सरफेस भी पढ़ना है, तो और लोग अपने राय दो, ठीक है। कुछ और लोग बताओ, अगर कर्व सरफेस पढ़ना है तो मैं कर्व सरफेस पढ़ा दूंगा। अकॉर्डिंग टू डिप्लोमा नहीं है आपके सब्जेक्ट में, लेकिन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर आप सभी लोगों को पढ़ना हो तो उस पर कॉमेंट बताओ, और आज का वीडियो कैसा लगा ये कॉमेंट करके आप ज़रूर बताना हमें, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि आपके लिए हम इतनी मेहनत करें, आप थोड़ा सा हमारे लिए भी कर दो, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।